समास की बात करते हैं। समास का मतलब क्या होता है? समास का जो तात्पर्य होता है वो होता है आपका संक्षिप्तीकरण, यानी कि इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है छोटा रूप। समास का जो शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों? आपका छोटा रूप होता है। अर्थात जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? समास कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम लोग इसको कह सकते हैं कि जहां पर कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ को प्रकट किया जाए वहां पर समास होता है। जैसे समास और संधि में कभी कभी अंतर पूछा जाता है, तो समास और संधि में अंतर क्या होता है? समास और संधि में अंतर होता है कि समास जो होता है दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर के बनता है, और संधि जो होता है दो या दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वो आपका संधि होता है। तो ये समास और संधि में अंतर होता है। इसके अलावा यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर लिखी है, इसको ध्यान पढ़िएगा कि संस्कृत, जर्मन तथा बहुत सी भारतीय भाषाओं में समास का बहुत प्रयोग किया जाता है। समास रचना में दो पद होते हैं। पहले पद को हम लोग पूर्व पद कहते हैं और दूसरे पद को हम लोग उत्तर पद कहते हैं। और आपकी जितनी भी परिभाषाएं हैं ना, इसी पूर्व पद और उत्तर पद के इर्द गिर्द होंगी। अभी जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और इन दोनों शब्दों से जो नया शब्द बनता है उसको हम लोग समस्त पद बोलते हैं। तो तीन तरह की चीजें होती हैं, पूर्व पद, उत्तर पद और आपका समस्त पद। ये तीन तरह की चीजें होती हैं। एक समास विग्रह भी होता है। तो सब कुछ यहाँ पर हम लोग सीखेंगे, जानेंगे। तो पहले हम जान लेते हैं भाई समास के भेद के बारे में। अब समास के कुल 6 भेद होते हैं। एक आपका अव्ययी भाव समास होता है, एक दोस्तों आपका तत्पुरुष समास होता है, एक आपका कर्मधारय समास होता है, एक आपका द्विग समास होता है, और एक आपका दोस्तों द्वंद्व समास होता है, और एक आपका बहुव्रीहि समास होता है। तो सबको जानेंगे। अव्ययी भाव समास क्या होता है, तत्पुरुष समास क्या होता है, कर्मधारय समास क्या होता है, द्विग समास क्या होता है, द्वंद्व समास क्या होता है, बहुव्रीहि क्या होता है, सब कुछ एक एक पॉइंट हम लोग यहाँ पर जानते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम चलेंगे अव्ययी भाव समास की तरफ। अब देखो यहाँ पर एक तो ये 6 चीजें हो गई, और कभी कभी आपके पेपर में पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, बहुत सारी किताबों में भी आपको ये देखने को नहीं मिलेगा कि भाई प्रयोग की दृष्टि से समास के कितने भेद होते हैं। प्रयोग की दृष्टि से, तो प्रयोग की दृष्टि से समास के 3 भेद होते हैं, संयोग मूलक, इसके अलावा आपका आश्रय मूलक समास और आपका वर्णन मूलक समास। तो ये प्रयोग की दृष्टि से ये भेद होते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों सबसे पहले समास यानी कि अव्ययी भाव समास के बारे में, कि अव्ययी भाव समास आपका क्या होता है। अगर हम बात करते हैं अव्ययी भाव समास के बारे में, तो याद रखना इसकी परिभाषा क्या है कि इसमें जो पहला पद यानी कि जो प्रथम पद होता है, हमने बताया ना समास विग्रह में 2 पद होते हैं। जैसे राजपुत्र, एक ऐसे समझो राजपुत्र, अभी अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं दे रहा हूं, अभी राजपुत्र तो राजा का पुत्र, तो 2 यहाँ पर पद हो गए, प्रथम पद उत्तर पद, 2 तरह के पद होते हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा अव्ययी भाव समास में प्रथम पद आपका अव्यय होता है और उसका अर्थ क्या होता है? प्रधान होता है। उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। यानी कि पहला अव्ययी भाव समास में 2 पद, उत्तर पद और प्रथम पद में पहला पद अव्यय और वही प्रधान भी होता है, और वही अव्ययी भाव समास कहलाता है। और इसमें अव्यय पद का जो प्रारूप होता है वो आपका लिंग वचन कारक में नहीं बदलता है, वो हमेशा एक जैसा रहता है। यानी कि अव्यय का मतलब यही होता है। अव्यय का मतलब क्या होता है कि इसका लिंग वचन कारक कोई प्रभाव ना पड़े। समझ में आ रहा है ना? जैसे दूसरे शब्दों में उसको कह सकते हैं कि यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति हो और दोनों शब्द मिलकर अव्यय की तरह प्रयोग हो, वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। यानी कि एक शब्द की पुनरावृत्ति हो, दिनों दिन, दिन दिन आपने सुना है ना, प्रतिदिन। इसके अलावा उसी को हम लोग अव्ययी भाव समास कहते हैं। और संस्कृत में जो उपसर्ग होता है, उपसर्ग युक्त पद भी आपका अव्ययी भाव समास माने जाते हैं। अब देखो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, आपको एग्जांपल के बाद समझ में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर यथाशक्ति, सारे के सारे जो यहाँ पर मैंने एग्जांपल आपको दिए हैं, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं और आपके पेपर में ये एग्जांपल्स कई बार पूछे गए हैं। तो ये एग्जांपल एक बार अच्छे से सारा देख लीजिए, सारा समझ लीजिएगा। जैसे आपका यथाशक्ति, तो हमेशा याद रखिए, कभी आपके अव्ययी भाव समास पहचानने का एक तरीका ये होता है कि आपकी यथा और आ ऐसे कुछ वर्ड होते हैं जो हमेशा अव्ययी भाव समास में पहले लगते हैं। तो यथाशक्ति, इसका ये समास है, पूरा समास समस्त पद है, और इसका समास विग्रह करेंगे तो शक्ति के अनुसार। तो यहाँ पर शक्ति देखो एक अव्यय टाइप का है और ये प्रधान भी है। तो यहाँ पर ये जो है इसको हम लोग किसी भी चीज में बदल भी नहीं सकते। शक्ति पुरुष के लिए भी, यानी कि लिंग में इसका परिवर्तन नहीं होगा, कारक में परिवर्तन नहीं होगा। तो ये यथाशक्ति आपका अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। इसी तरह यथाक्रम, इसका क्या होता है भाई? क्रम के अनुसार, ये भी आपका अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। इसके अलावा यथा नियम है, यथा नियम क्या है? आपका नियम के अनुसार। तो यथा वाले जितने भी शब्द होते हैं वो आपके हमेशा अव्ययी भाव समास के उदाहरण होते हैं। इसके अलावा प्रतिदिन, देखो प्रतिदिन मतलब होता है प्रत्येक दिन या दिन दिन इसको बोलते हैं। तो प्रत्येक दिन या प्रतिदिन भी आपका किसका होता है सर? प्रति वाले जो शब्द होते हैं ज्यादातर आपके अव्ययी भाव समास के उदाहरण होते हैं। तो प्रतिदिन आपका क्या हो जाएगा? प्रत्येक दिन। प्रतिवर्ष यानी कि हर वर्ष, ये भी आपका अव्ययी भाव समास है।
आजन्म, देखो हमने बोला ना कि किसी के आगे आ लग जाए, आजन्म, आजीवन, ये सारे आपके अव्ययभाव समास के उदाहरण होते हैं। जन्म से लेकर, इसको समास विग्रह में मैंने दिया है क्योंकि कई बार आपके पेपर में समास विग्रह भी पूछा जाता है। इसी तरह आपका यथा साध्य है, यथा साध्य मतलब जितना साधा जा सके, यथा साध्य, यथा साध्य भी आपका अव्ययभाव समास का उदाहरण है। इसका समास क्या करेंगे, क्या आ जाएगा आपका, जितना साधा जा सके। इसके बाद आपका धड़ाधड़ है, धड़ाधड़ देखो यहाँ पर अपनी एक परिभाषा में आपको चीज बताया था ना कि भैया कि एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो और दोनों शब्द मिलकर अव्यय की तरह प्रयोग हो। देखो धड़ाधड़, एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है और दोनों मिलकर के अव्यय की प्रयोग हो रही है धड़ाधड़, धड़ की आवाज के साथ, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, अव्यय भाव समास हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर भी आवृत्ति हुई है ना, घर घर, तो दोनों शब्द रिपीट हुए हैं, घर घर पुनरावृत्ति हुई है और यहाँ पर प्रत्येक घर हो जाएगा इसका समास विग्रह, ये भी आपका अव्यय भाव समास का उदाहरण है। इसी तरह रातों रात यानी कि रात ही रात में हो जाएगा। आमरण यानी कि मृत्यु तक, तो देखो यहाँ पर आ लग गया है तो आपका ये भी अव्यय भाव समास का उदाहरण हो गया। इसी तरह दोस्तों आपका यथा काम है, यथा काम, देखो यथा लग गया ना और इच्छा अनुसार इसको बोलते हैं, ये समास विग्रह है और ये भी आपका किसका, अव्यय भाव, सारे के सारे आपके अव्यय भाव समास के उदाहरण है। जल्दी जल्दी देख लेते हैं। यथा स्थान, तो यथा स्थान यानी कि स्थान के अनुसार। अभूतपूर्व यानी कि जो पहले नहीं हुआ हो, इस ये भी आपका अभूतपूर्व आपका हो गया। निर्भय, कई बार आपके पेपर में आया है निर्भय यानी कि बिना भय के, ये भी अव्यय भाव समास के उदाहरण है। निर्विवाद, निर्विकार और प्रतिपल, निर्विवाद का मतलब होता है बिना विवाद के, निर्विकार का मतलब होता है बिना विकार के, प्रतिपल का मतलब होता है हर पल, तो ये सारे के सारे आपके अव्यय भाव समास के उदाहरण हैं। कुछ और एग्जाम्पल जैसे अनुकूल हो गया, अनुरूप हो गया, यथा समय हो गया, यथा शीघ्र हो गया, अकारण हो गया, यथा सामर्थ्य हो गया, यथा विधि हो गया, भर पेट, देखो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके पेपर में आ चुका है कि भर पेट, इसको समास विग्रह करेंगे पेट भरकर हो जाएगा, तो ये भी आपका अव्यय भाव समास का उदाहरण होता है। और हाथों हाथ की अगर हम बात करते हैं तो हाथों हाथ यानी कि हाथ ही हाथ में, तो ये भी आपका अव्यय भाव समास का उदाहरण। और बेशक और खूबसूरत, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर जितने भी हो सकते हैं, जितने आपके पेपर में लगातार आपके बार बार पूछे गए हैं, मैंने वहाँ यहाँ पर सारे रख दिए हैं। ये आपके एग्जाम की दृष्टि से ये सारे के सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, तो यहाँ पर ये सारे के सारे आप पीडीएफ दे दूंगा, पीडीएफ तैयार कर लीजिएगा, आपको बाद में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। अगला देखो पॉइंट, यहाँ पर अगला पॉइंट आपका है तत्पुरुष समास। सबसे ज्यादा पेपर में पूछा जाने वाला ये समास होता है। पहले इसकी परिभाषा जानेंगे कि इस समास में दूसरा पद क्या होता है, आपका प्रधान होता है और यह कारक से जुड़ा समास होता है। देखो तत्पुरुष समास की अगर हम बात करते हैं तो एक चीज सिंपल समझो, इसको शॉर्ट में आप ऐसे समझ सकते हो कि तत्पुरुष समास में ऐसा समझो कि जो दूसरा वाला पद होता है वो प्रधान होता है। दो पद होते हैं ना, प्रथम पद उत्तर पद, तो उत्तर पद आपका प्रधान होता है और साथ ही साथ प्रथम पद और उत्तर पद के बीच में कारक का लोप होता है, कारक का विलोप यानी कि कारक लुप्त होता है, कारक छिपा हुआ होता है। ये चीज समझो, ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, परिभाषा है। इसके अलावा इसमें ज्ञातव्य जो विग्रह होता है उसमें से कारक प्रकट होता है, यानी कि जो समास विग्रह होता है उसमें कारक आपको दिखाई पड़ता है और उसी कारक वाला वो समास होता है और इसे बनाने में दो पदों के बीच कारक चिन्हों का लोप होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तो दूसरे शब्दों में मैंने आपको तत्पुरुष समास की परिभाषा बता दी ना, क्या हो सकती है, आई होप आपको तैयार हो गया होगा। तो इसके अलावा यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं जो कि आपके पेपर में कई बार पूछे जा चुके हैं, जैसे देशभक्ति। देशभक्ति, तो देखिए यहाँ पर जो के लिए है ना, तो यहाँ पर के लिए आपका छुपा हुआ है, तो आपका ये देश के लिए भक्ति, ये आपका क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा। इसी तरह राजा का पुत्र, राजपुत्र है ना, तो राजपुत्र यानी कि राजा का पुत्र, यहाँ पर देखिए का छुपा हुआ है और यहाँ पर ये भी क्या हो जाएगा, आपका अव्यय भाव समास का उदाहरण हो जाएगा। सराहात, सराहात को देखिए, सराहात में सर से आहात, शर से आहात, ये भी आपका तत्पुरुष समास का उदाहरण हो गया। सब में देखिए यहाँ पर के लिए संप्रदान तत्पुरुष होगा। राजा का पुत्र, तो राजा का पुत्र क्या हो जाएगा, राजा का पुत्र आपका कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, तो यहाँ पर हो जाएगा। इसके अलावा शेर से आहात, शेर से आहात हो गया, से आपका कारक है। राह के लिए खर्चा, तो के लिए यहाँ पर फिर से आ गया, तो हमेशा याद रखिएगा कारक का लोप होता है। इसके अलावा तुलसी द्वारा कृत यानी कि तुलसीदास कृत हो जाएगा। राजा का महल, देखो राजा का महल राजमहल, ये भी आपका क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास का उदाहरण। राजा का कुमार यानी कि राजकुमार को बोलते हैं राजा का कुमार, राजा का कुमार मतलब होता है राजा का बेटा समझ सकते हो, तो यार जो राजगद्दी पर बैठने वाला होता है तो उसको राजा का कुमार बोलते हैं, तो ये हो गया, ये भी आपका तत्पुरुष समास का उदाहरण है। इसके अलावा आपका धर्म का ग्रंथ यानी कि ये भी देखो यहाँ पर एक जो बीच का पद है ये आपका छुपा हुआ है, तो धर्म ग्रंथ जो आपका ये भी तत्पुरुष समास का उदाहरण है। और आपका रचना करने वाला रचनाकार, ये भी दोस्तों आपका तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अगला पॉइंट ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या है, कर्मधारय समास क्या होता है। अब देखो भाई कर्मधारय समास
दो समास पढ़ लियो ना। कर्मधारय समास में सिर्फ इसका एक एग्जाम्पल, इसका एक उदाहरण याद रखो, किसका समास का उत्तर पद प्रधान होता है। अब देखो आप कहोगे कि आपका जो तत्पुरुष समास था उसका भी उत्तर पद प्रधान था, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस क्या है, यहाँ पर इस समास में विशेषण और विशेष से क्या संबंध होता है, यानी कि जो दोनों आपके पद होते हैं क्या बोलते हैं पहला पद और दूसरा पद, दोनों में विशेषण, एक विशेषण होता है एक विशेष ही होता है, या आप ऐसे कह सकते हैं कि उपमेय और उपमान से मिलकर के आपका कर्मधारय समास बनता है। जैसे यहाँ पर चरण कमल दिया गया है, तो कमल के समान चरण, यानी कि चरण कमल, कमल के समान चरण, तो चरण को कमल के समान बताया गया है। तो यहाँ पर देखिए उपमेय और उपमान से मिलकर बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है, ये हो गया। इसके अलावा नील गगन, नीला है जो गगन, देखो गगन की विशेषता, गगन आपका विशेष हो गया, उसकी विशेषता नीला से बताई जा रही है, तो विशेषण और विशेष से मिलकर बना है ना नीला है जो गगन। तो सबसे आसान ये होता है भैया, सबसे आसान समास ये होता है। इसी तरह चंद्रमुख, तो चंद्र जैसा मुख, देखो उपमेय उपमान, तो मुख की विशेषता बताई जा रही है, या मुख को बताया जा रहा है, मुख की तुलना की जा रही है, चंद्रमा जैसा है, तो ये भी आपका चंद्रमुख भी आपका कर्मधारय समास का हो जाएगा। तो दो चीजें दिमाग में रखिएगा कि आपका उपमेय उपमान से मिलकर बनता है और विशेषण और विशेष से मिलकर बनता है, तो ये दो चीजें अपने दिमाग में हमेशा रखिएगा, क्लियर है। इसी तरह पीतांबर, पीत है जो अंबर, यानी कि अंबर की विशेषता बता रहा है कि वो पीला है, पीत है। महात्मा, महान है जो आत्मा, आत्मा के बारे में बताया जा रहा है कि वो महान है। लाल है जो मणि, लाल मणि। इसके अलावा आपका महान है जो देव, महादेव, तो महादेव के बारे में बोला जाए तो ये भी आपका क्या होता है, कर्मधारय समास होता है। और देह लता, देह रूपी लता, ये भी आपका कर्मधारय समास के अंतर्गत आता है। तो बताइए सर, कर्मधारय समास में कोई डाउट है, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? तो देखिए अगला समास यहाँ पर क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा समास है, द्विग समास। अब द्विग देखिए, द्विग यहाँ से इससे पता ही चल रहा है द्विग, यानी कि इसमें क्या होता है, इस समास का सबसे अच्छा एग्जाम्पल, सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि पहला जो पद होता है, उत्तर पद जो होता है या पूर्व पद जो प्रथम पद या पूर्व पद होता है, वो संख्यावाचक विशेषण होता है। यानी कि यहाँ पर पूर्व पद संख्यावाचक होता है और कभी कभी उत्तर पद भी संख्यावाचक होता है। देख सकते हैं यहाँ पर, देखो ये चीज बहुत सारी किताबों आपको नहीं मिलेगी कि कभी कभी आपको उत्तर पद भी आपका संख्यावाचक देखता हुआ मिल जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पर इस समास में प्रयुक्त संख्या किसी समूह को दर्शाती है, अर्थात किसी अर्थ को नहीं। हमेशा याद रखिएगा, किसी समूह को दर्शाएगी। अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल ऐसा दूंगा जो देखने में संख्यावाचक होगा लेकिन वो कर्मधारय नहीं, वो द्विग समास नहीं होगा, वो आपका बहुब्रीहि में चला जाएगा। मैं आपको वो भी दिखा दूंगा, वो जब बहुब्रीहि समास मैं आपको बताऊंगा तो उसमें समझ में आ जाएगा। तो ये चीज याद रखिएगा कि पहला पद संख्यावाचक होता है और जो संख्यावाचक समूह, जो संख्या होता है वो किसी समूह को दर्शाएगा, ना कि किसी अर्थ को। अब देखो जैसे 9 ग्रह है तो 9 ग्रहों का ये समूह होता है 9 ग्रह। दोपहर, दो पहरों का समाहार, यानी कि दोपहर को दो पहर मिलकर के दोपहर बनता है, यानी कि आपका गुड आफ्टरनून, जो आफ्टरनून होता है। त्रिवेणी, 3 वेणियों का समूह। पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समूह। त्रिलोक, 3 लोकों का समाहार। त्रिलोक, 3 लोक मिलकर के त्रिलोक बने होते हैं ना, ये त्रिलोक का कोई नया अर्थ निकल रहा है क्या? त्रिलोकी अगर पूछा गया होता तो त्रिलोकी अलग हो जाता, त्रिलोक स्वामी कहा गया तो वो अलग हो जाता, वो आपका बहुब्रीहि समास में चला जाता। लेकिन त्रिलोक कहा गया है तो आपका ये द्विग समास के अंतर्गत आएगा। शताब्दी की अगर हम बात करते हैं तो 100 शब्दों का, 100 शताब्दी का मतलब क्या होता है, 100 अब्दों का समूह होता है, तो ये भी एक समूह है। इसके अलावा पंसेरी मतलब क्या होता है, 5 शेरों, शेर नहीं है शेर है ये, तो 5 शेरों का समूह होता है पंसेरी। और सतसई, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट, लोग यहाँ पर गलत कर रहे हैं। सतसई का अर्थ क्या होता है, 700 पदों का समूह। तो सतसई का कई लोग, आपने सतसई, आपने वो भजन वजन में देखा होगा सतसई होता है, तो सतसई का मतलब होता है 700 पदों का समूह। इसके अलावा चौगुनी यानी कि 4 गुनी। तो ये हो गया आपका द्विग समास। क्लियर है दोस्तों, आप सभी को द्विग समास क्लियर है? आगे की ओर बढ़ा जाए। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले समास की ओर। तो अगला समास देखिए आपका यहाँ पर क्या कह रहा है, द्वंद्व समास। अब द्वंद्व समास देखो क्या है, द्वंद्व समास लग ही रहा है पढ़ने से लगे, द्वंद्व यानी कि दो, यानी कि द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों पद आपके समास होते हैं, यानी कि प्रधान होते हैं। यानी कि इस समास में दोनों पद ही आपके प्रधान होते हैं, इसमें किसी भी पद का गौड़ नहीं होता है, कोई भी पद आपका गौड़ नहीं होता है। और ये दोनों पद एक दूसरे पद के विलोम होते हैं, लेकिन ये हमेशा नहीं होता है, हमेशा याद रखिएगा। एक चीज इसमें हमेशा होता है कि दोनों पद आपके क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। दोनों पद आपके क्या होते हैं दोस्तों, प्रधान होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर दोनों पद एक दूसरे के विलोम होते हैं, लेकिन ये हमेशा नहीं होता, यानी कि दोनों जो होते हैं एक दूसरे के विलोम होते हैं, लेकिन ये चीज हमेशा नहीं होती है। और इसका समास विग्रह करने पर अथवा या एवं का प्रयोग होता है। हमेशा इनके बीच में एक ये योजक का चिन्ह भी लगा होता है, ये भी याद रखिएगा। हमेशा ये नहीं होता है बट योजक का चिन्ह लगा होता है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे आपका ये जल वायु, तो जल और वायु देखो दोनों आपके प्रधान हैं,
लेकिन यहाँ पर क्या जल और वायु में अगर देखा जाए तो ये हवा पानी ये एक दूसरे के विलोम मान सकते हो। अपना पराया देखो एक दूसरे के विलोम है और यहाँ पर बीच में या लगा हुआ है तो दोनों पद प्रधान है। पाप और पुण्य एक दूसरे के विलोम है ना, और यहाँ पर दोनों आपके प्रधान भी हैं। राधा और कृष्ण, तो राधा और कृष्ण देखो क्या एक दूसरे के विलोम है, नहीं विलोम विलोम नहीं कह सकते ना, तो यहाँ पर देखो हमेशा एक दूसरे के विलोम नहीं होते, तो राधा कृष्ण हो गया। अन्न और जल हो गया, नर और नारी नर नारी हो गया, तो सब में देखिए एक बीच में आपका योजक चिन्ह लगा हुआ, नदी नाले हो गया, अमीर गरीब हो गया, देश विदेश हो गया, गुण और दोष हो गया। तो बताइए दोस्तों क्या आपको इसमें कोई भी डाउट है? क्या आपको द्वंद्व समास में किसी को कोई भी डाउट है? तो देखिए अगला यहाँ पर द्वंद्व समास के बाद आता है क्या आपका सबसे आखिरी है बहुब्री समास। बहुब्री समास हम लोग देख लेते हैं, फिर बहुब्री समास पढ़ने के बाद हम लोग सीधे बढ़ेंगे किसकी तरफ, हम लोग बढ़ेंगे किसकी तरफ, एमसीक्यूज की तरफ। बहुब्री समास क्या होता है, देखो इस समास में कोई भी पद आपका प्रधान नहीं होता है, कोई भी पद प्रधान नहीं होता, ये चीज याद रखिएगा, कोई भी पद आपका प्रधान नहीं होता है। और यहाँ पर कह रहा है जब दो पद मिलकर तीसरे पद बनते हैं, यानी कि दोनों पद प्रधान नहीं होते और दोनों पद मिल करके किसी तीसरे पद की ओर इंडिकेट करते हैं, और इसका विग्रह करने वाला है जो जिसका जिसकी जिसके वह आदि आते हैं, वह बहुब्री समास होता है। अब देखो जैसे इसका समास विग्रह करोगे तो उसमें वाला शब्द मिलेगा, है शब्द मिलेगा, जो शब्द मिलेगा, जिसका शब्द मिलेगा, जिसकी शब्द मिलेगा, जिसके शब्द मिलेगा और वह शब्द मिलेगा। तो ऐसे शब्द आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं बहुब्री समास में। अब देखो यहाँ पर बहुब्री समास में मैं आपको पहले इस वाले ऑप्शन पर ध्यान देना, मैंने यहाँ पर बहुत सोच समझ के इस ऑप्शन को यहाँ पर लिया है, लोग यहीं पर गलती करके आते हैं। त्रिनेत्र, अब त्रिनेत्र में क्या करते हैं लोग, गलती से द्विग समास लगा के आ जाते हैं, कहेंगे भैया त्रि आ गया, लेकिन त्रिनेत्र क्या तीन नेत्रों का समूह होता है, नहीं होता है ना। त्रिनेत्र किसको बोला जाता है, शिव जी को, तीन है नेत्र जिसके, यानी कि शिव जी की बात हो रही है, तो ये आपका बहुव्रीहि समास होगा, ना कि द्विग समास होगा। गजानन का मतलब होता है गज है, गज का आनन है जिसका, तो गज का आनन किसका होता है, गज का जो मुख होता है वो किसका होता है, गणेश जी का होता है ना। तो देखो दोनों पद प्रधान नहीं है, वो किसी तीसरे की ओर विशेषता कर रहे हैं। इसी तरह नीलकंठ है, अब नीलकंठ ये यहाँ पर मैं आपको ऑप्शन इसलिए दिया हूं क्योंकि नीलकंठ में ज्यादातर लोग क्या होते हैं ना, लगा के आ जाते हैं कर्मधारय समास, लेकिन ये कर्मधारय समास नहीं है। नीला है कंठ जिसका, यहाँ पर कंठ की विशेषता भले ही बताई जा रही नीला, लेकिन ये एक को दोनों प्रधान तो नहीं है ना। यहाँ पर देखो कर्मधारय समास में क्या होता है कि उपमेय और उपमान या कर्म क्या बोलते हैं उसकी बताई जाती है, विशेष और विशेष क्या होता है, लेकिन यहाँ पर दोनों प्रधान है। देखो नील और कंठ दोनों प्रधान है, तो यहाँ पर इसलिए आपका ये क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास के अंदर आएगा। कभी कभी इसको लोग अपवाद भी बोलते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इसी तरह लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, जिसको गणेश जी बोलते हैं, ये भी आपका क्या होगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। और दशानन, दस है आनंद जिसके, यानी कि रावण को हम लोग दशानन बोलते हैं, तो ये भी आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा। चतुर्भुज यानी कि चार भुजाओं वाले कौन, विष्णुदेव जी होते हैं, तो इनको चतुर्भुज यानी कि चार भुजाओं वाला विष्णुदेव हो जाएगा। और पीताम्बर, पीला है वस्त्र जिसका, देखो पीताम्बर, देखो पीताम्बर यहाँ पर ये बहुत ज्यादा कई किताबों में आपका बहुब्रीहि में लिखा गया है, और बहुत सारी किताबें देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर भी आपको शायद बताया होगा। देखिए पीताम्बर ये पीत है जो अंबर कर्मधारय लिखा गया है, लेकिन यूपी ट्रिपल सी यूपीपीएससी आयोग की बात करते हैं तो ज्यादातर वो बहुब्रीहि में मानता है, तो बहुब्रीहि में आप लोग रखिएगा, बट आपकी डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन के ऊपर। और ज्यादातर जब भी आपके सामने ये पीताम्बर वाला ऑप्शन होता है तो बहुब्रीहि या कर्मधारय में से कोई एक ही ऑप्शन होता है, तो ये चीज हमेशा दिमाग में रखिएगा। तो ये हो गए 6 के 6 समास। तो बताइए सब आप सबको क्लियर है, मजा आ गया ना 6 के 6 समास पढ़ने में?